नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हमारे साथ आनंद जी और अभय जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे पिछले सप्ताह के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार आनंद सर। वैसे तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है और उसके बारे में मैं थोड़ा सा विश्लेषण आप लोगों से समझना चाहूंगा, लेकिन क्या राजनीतिक स्तर पर नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे से निकल गई है? क्योंकि आज राहुल गांधी ने एक चिट्ठी जारी की और उसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगाया, जिसमें उन्होंने अमित शाह से ये जवाबदेही तय करने की मांग की है कि आखिर किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था और पैलेट गन्स हुआ था। क्या आप ये मानते हैं कि अगला नंबर अमित शाह का हो सकता है? मैं दो तीन चीजें डॉक्टर कमल, मैं जिस तरह से देख रहा हूं, आपने ठीक बात कही। पटाक्षेप हो गया वहां का, लेकिन जहां तक जंतर मंतर की बात है वहां से तो लोग हट गए। उस पे जैसा आपने कहा कि उस पे बाद में इसके बाद बात करेंगे, लेकिन अमित शाह की अगर बात कर लें, ये पूरा जो था आज तक देश में क्या होता था, हम लोग भी कई बार इस तरह से व्यक्तिगत बातचीत में लगता था और इस तरह का एक इंप्रेशन भी था कि मोदी जी को अब राजकाज से मतलब नहीं रह गया है। सारा डिसीजन, सारा वो पीएमओ के बजाय अमित शाह के यहाँ शिफ्ट हो गया और अमित शाह ही इज द पर्सन हु इज कॉलिंग द शॉट। वही सारे निर्णय ले रहे हैं, देश वही चला रहे हैं। मोदी जी अपना सैर सपाटे में मस्त हैं। इस बार अगर आप देखिए तो बिल्कुल क्लियर था कि सारी चीजें का सारे सूत्र मोदी जी के हाथ में थे। एक भी सूत्र ऐसा नहीं था जो अमित शाह के यहाँ से कहीं से भी हो रहा। जब ये नेगोशिएशन हो रहा था तो उसमें जितेंद्र सिंह और नड्डा कर रहे थे। जितेंद्र सिंह जो डायरेक्टली मोदी के साथ काम करते हैं, जिनको मोदी इसमें कोई चांस नहीं ले रहे थे। और जब जब क्राइसिस मैनेजमेंट की इस तरह की आई थी तो शायद मोदी जी को ये साफ था कि अमित शाह वो व्यक्ति नहीं जो उनको इस क्राइसिस से निकाल पाए। ये तो बिल्कुल तय था, क्योंकि मोदी जी को ये भी समझ में आ गया था कि अमित शाह को, जो जैसे घोड़ा नहीं होता है चेस में, वो ढाई चाल चलता है, उसको सीधे चलना आता नहीं है। अमित शाह इज नॉट द पर्सन जो नेगोशिएट कर पाए। और ये हमने पास्ट में भी देखा है कि जब भी जरूरत पड़ी है तो राजनाथ सिंह को आगे किया गया है, निर्मला सीतारमन को आगे किया गया है और लोगों को आगे किया गया है। अमित शाह उनके क्राइसिस करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, डराने वाले, धमकाने वाले, बेईमानी करने वाले, चोरी करने वाले हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले व्यक्ति नहीं। तो एक तो मैं यहां इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब जो बात राहुल गांधी ने कही है, आप राहुल गांधी का अगर लेटर पढ़िए, बहुत ही ब्रीफ है, उसमें उसकी कोई बॉडी नहीं है, उसमें केवल तथ्य है। और उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया है, उन्होंने माय डियर और ये सब की भी भूमिका नहीं कही। वो उनको बिल्कुल क्लियर है कि ये सब भूमिका उनका नहीं है, माय डियर ये कुछ नहीं। मतलब ये साफ साफ है कि अमित शाह साहब दो तीन चीजें पूछी हैं ये, और ये स्पष्ट बात है, पैलेट गन किसने चलाई और कैसे चली। क्योंकि पैलेट गन का मैं कार्यक्रम देख रहा था। ये जो सरकार के चाटुकार जो कुछ अधिकारी हैं, जिनको अभी भी लगता है कि उनको कुछ मिल जाएगा, जिनको अभी भी लगता है कि वो जी दांते निपोरे रहते हैं, जो पहले इधर थे अब पूरी तरह से उधर, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो बता रहे थे वेबले स्कॉट और फलाना स्कॉट और ये तो कट्टा खरीद के लोग, वो ये थ्योरी बता रहे थे कि लोगों ने कट्टे से, जो जेंजी थे उसने दो गोली चलाई और वो लगी। वहां 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं उस इलाके में। निकालिए सब और करिए सुपुर्द, और दूध का दूध, पानी का पानी। राम मंदिर की तरह अब आपके पास ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ही नहीं। तो एक तो यह है कि पैलेट गन किसने चलाई। दूसरा यह है कि वो जो एक बहुत पहले वेद प्रकाश शर्मा की किताब थी, निरहुआ ने फिर पिक्चर बनाई थी, वर्दी वाला गुंडा। ये वर्दी वाला गुंडा नहीं, ये बिना वर्दी वाले गुंडे कौन थे? आरएसएस के शाखा इंचार्ज थे, बीजेपी के पेड लोग थे, गुंडे गुजरात के बुलाए गए थे। ये कौन लोग थे, इनको आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम 2,500 लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है कि 2,500 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो वो भी आप तुरंत दीजिए। और वो आप ना दीजिए तो सारे बच्चे निकाल के दे देंगे। वो जो एक हनी कौन है, वो जो एक जाट है गाजियाबाद में कुछ चलाता है, मतलब मैंने भी उसको लगाया था, 5 मिनट के अंदर पता लग गया कि उसका फोन नंबर के साथ सारी पत्रा निकल आई कि वो कौन गुंडा था। तो ये दो चीजें बिल्कुल कही हैं, और अमित शाह अब इससे भाग नहीं सकते। ये जो नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश की गई ना कि पाकिस्तान से था और ये था, जो 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 जिस तरह की आदत है बीजेपी की, वो नहीं हुआ। अमित शाह को अब ये जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह जो बांह चढ़ा चढ़ा के ये सब करते हैं, वो नहीं है।
ही हैज टू आंसर। दिल्ली पुलिस डायरेक्टली अमित शाह के अंडर है, और इस पे हम और अभय जी ने बहुत कई बार हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के पूरी तरह से जवाबदेही केवल और केवल अमित शाह के है। पुलिस वाले के ऊपर बेवजह हम लोगों को नहीं, अमित शाह ने जैसा कहा वैसा पुलिस ने किया, और अमित शाह की जिम्मेदारी प्योरली वहां होती है। राहुल गांधी ने उसको एक फॉर्मलाइज कर दिया है, और उस लेटर के बाद अब सारे लोग। और एक चीज और मैं बता दूं अबे भाई, मुझे ऐसा लगता है ये जो छात्र है ना, जो जेनजी जिनको बोला जा रहा है, ये एक चीज अच्छी हो गई है, उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया। उनको हो गया कि नहीं नहीं, इस देश को अगर चलाना है तो उनको प्रश्न पूछने होंगे। हमको और आपको लोग बताते हैं ना, आयोग बना दीजिए, वो कर दीजिए, आयोग 6 महीना चलेगा, फिर आयोग बढ़ेगा, आयोग 18 साल तक कोई काम नहीं करेगा। इस जेनजी के पास है आयोग का काम नहीं है। जवाब दो, हम बैठे हैं, जवाब दो और जवाबदेही फिक्स करो। जवाबदेही फिक्स हुई है, वो कुछ कहते रहे। अमित शाह साहब को भी अब ये जवाब देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से जो एक बड़ी बात हुई है कि इस समय पहली बार सरकारी नहीं, जो उनके सबसे बड़े वो हैं अमित शाह, और अमित शाह जब उनके ऊपर पड़ेगी तो शायद थोड़ी राहत जो बाकी गुंडागर्दी में लगाते हैं, तोड़ने फोड़ने, डराने धमकाने, उसकी जगह थोड़ा इसमें भी उनका ध्यान होगा। एक चीज और मैं अभी भाई देख लीजिएगा, जो इनके जितने माहिर लोग हैं, हिमंता बिश्व शर्मा जो धारा प्रवाह गाली देते हैं, ये सारे, राजनाथ सिंह जो आके सबको बताते हैं, क्या सबके मुंह पे सिट्टी पिट्टी गुम है। मतलब सांस खींच के बैठे हैं कि भैया कहीं से सांस की आवाज भी आ गई तो मालूम नहीं इस समय जनजी का रुख किधर मुड़ जाए। जनजी जागरूक हो गया है, और भारत के लोकतंत्र एक बार फिर से, शायद उसने ये ठीक से कहा है ना, वो होता है कि हमारा लोकतंत्र जीवित है, वाइब्रेंट है, और कोई भी इस तरह की बात होती है, समय थोड़ा भले ही लगा है, 12 साल लग गए समझते समझते यहाँ पहुंचते पहुंचते, लेकिन अब शायद इतना समय नहीं लगेगा इस तरह के कारनामों पे पर्दा डालने का। डॉक्टर कमल। अब सर, जैसे राहुल गांधी ने सवाल किया है कि आखिर आदेश किसने दिया, और चूंकि जैसे आनंद सर ने बोला और सब लोग जानते भी हैं कि दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये पूरी जिम्मेदारी तो अमित शाह के दरवाजे पर ही जाकर टिकती है, खासतौर पर इसलिए भी कि बहुत सारे लोग सिविल ड्रेस में दिखे थे और बहुत बेरहमी से छात्र छात्राओं को पीट रहे थे। तो इस संदर्भ में जो अमित शाह की भूमिका है, जो पहले उनकी एक समझ थी उनके बारे में कि एक इफिशियंट प्रशासक हैं, वो काफी नीचे जाती हुई दिखती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अमित शाह का काम है उसके बारे में भी कम से कम लोकसभा में चर्चा हो और अमित शाह इसका जवाब दें कि उन्होंने आखिर ये जो आदेश दिया वो क्यों दिया? देखिए, राहुल गांधी तो जब पीएमओ के सामने धरना देने गए थे, उसी वक्त उन्होंने, उस वक्त अंग्रेजी में वो बोल रहे थे, उसी वक्त उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए ही, लेकिन छात्रों और नौजवानों को धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं, अमित शाह की पुलिस ने मारा है, इसलिए अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए। और अमित शाह चूंकि मोदी को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। तो वो एक सिलसिला, इस्तीफे किस तरीके से मांगे जाएंगे, किस तरीके से आंदोलन बढ़ेगा, ये उसी वक्त स्थापित हो गया था। बहुत संक्षेप में अभी आनंद जी ने इस पूरी परिस्थिति का सार तत्व, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, बहुत सार तत्व यहां हम लोगों के सामने पेश कर दिया। ये भी पेश कर दिया कि इस आंदोलन को रणनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी स्वयं डील कर रहे थे, वो अमित शाह के जरिए नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि अमित शाह जो मारपीट और हिंसा वाला पहलू था, उस पहलू की जिम्मेदारी उठा रहे थे, और राजनीतिक रूप से इस आंदोलन से कैसे निपटा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी उठा रहे थे। इसीलिए रात में 11 बजे 1 बजे ट्वीट करना, वीडियो जारी करना, हालांकि वो सब कोई काम नहीं आया, वो सब उन्होंने किया। ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संयुक्त नाकामी है, और छोटी मोटी नाकामी नहीं है, ये बहुत बड़ी नाकामी है। ये भारत सरकार के जो आईबी और सीआईबी और तमाम सारे तंत्र हैं, जो सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, जिन सूचनाओं को तकनीकी भाषा में हम इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए, भास्कर में सिलसिलेवार एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, एक महिला पत्रकार है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन किया, एक ग्राफिक वर्णन किया उन्होंने कि किस तरीके से सरकार के अंदर नीतियां बनी, मतलब रणनीति बनाई गई, कैसे लोग बैठे, एक एक करके मंत्री किस तरह जमा हुए, और वो सब लोग इस बात को लेके
भौचक्के थे कि इतने लोग कैसे आ गए। ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। इसके लिए आईबी, सीबीआई इन सबसे जवाब तलब होनी चाहिए। इनका इनपुट क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा देखिए, इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी के बाद में उन्होंने बहुत आईबी और सीबीआई के इनपुट के कारण ही चुनाव करा दिया था। उन्होंने कहा नहीं आप जीत जाएंगी, उन्होंने चुनाव करा दिया, वो हार गई। उल्टा हुआ बिल्कुल उसका है। तो जो सरकारें दमनकारी सरकारें होती हैं, उनका जनता से संपर्क टूट जाता है, वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इनपुट नहीं लेती और वो सरकारी संस्थाओं पर निर्भर करती हैं। भारत की जासूसी संस्थाएं हमेशा से अकर्मण्य रही हैं, अभी से नहीं कह रहा हूं मैं। इंदिरा गांधी के जमाने में भी अकर्मण्य थी, तब भी वो अपने मालिक की सेवा नहीं कर पाई। इनके जमाने में भी अकर्मण्य है, तब भी वो मालिक की सेवा नहीं कर पाई। हमेशा से उनमें कोई खास बात नहीं रही। सब अमेरिकी जासूसी, अमेरिकी और ब्रिटिश जासूसी, CIA और MI5 या 6 जो भी नाम है, या मोसेड वगैरह की नकल में पूर्ण तरीके से बनाई गई संस्थाएं हैं। मैं दिल्ली में 6 वर्ष तक एक ऐसी कॉलोनी में रहता रहा हूं जहां पे ज्यादातर मकान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और IB के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को अलॉट किए गए थे। वो अपने परिवारों के साथ रहते थे, बाल बच्चे पढ़ा रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे। उनमें कोई जेम्स बॉन्ड वाला जासूसी वाला आइडिया नहीं था उनके पास, न वैसे ही उनके व्यक्तित्व थे। तो मेरी उनमें बहुत से लोगों से बातचीत होती थी। कुछ लोग उसमें कला कविता प्रेमी भी थे, साहित्य प्रेमी भी थे। मतलब जो है, ये मैं 80 के दशक की बात बता रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं, उन लोगों को सोच के मुझे हैरत होती थी, क्या ये लोग इस देश के खुफिया तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं? इंटेलिजेंस ऑफिसर एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, वो पूरी डेस्क संभालता है। तो ये लोग किसी काम के नहीं है। अच्छा, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास स्वयंसेवकों की एक पूरी फौज है। ऐसा माना जाता है कि भाई उनकी निगाहें जमीन, उनकी उंगलियां वक्त की नब्ज पर रहती हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। ये समझ भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये समझ भी कहां चली? ये भी नहीं चली। ये माना जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं से, मझोले दर्जे के नेताओं से उन्हें कुछ खबर मिलनी चाहिए थी। ये क्यों कि 10 साल में ये सब लोग भ्रष्टाचार का माल खाते खाते बिल्कुल बेकार हो गए हैं। ये असल में अब उस तंत्र की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तंत्र के कारण ये खा खा के मोटे हुए हैं और उनके चेहरे पे चमक आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बेकार हो गया, उसकी भी शार्पनेस है, उसकी जो कुशाग्रता है वो समाप्त हो चुकी है। कुछ नहीं करते। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे 2 एक के बाद एक प्रहार हुए हैं। पहला प्रहार हुआ राम जन्मभूमि वो रामलला के मंदिर की चढ़ावा चोरी से, वही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके केंद्र में था, सारे लोग उसी के थे। और दूसरा प्रहार लोग अभी खत्म, उसकी गूंज खत्म भी नहीं हुई, दूसरा बार जंतर मंतर पे धड़ाके हथौड़े की तरह हुआ। शिक्षा व्यवस्था भी उसी के हाथ में है। यानी आज अयोध्या का रामलला का मंदिर और शिक्षा व्यवस्था दोनों किसके हाथ में है? आप ध्यान से देखें तो मोदी के हाथ में नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में है। मोदी ने उसको थमाने में मदद की है उनको। और दोनों ही चोटें जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा, साख वगैरह पे होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जो तिकड़ी है संघ, भाजपा और मोदी की, ये जो तिकड़ी है, ये तिकड़ी इस वक्त बिल्कुल जब आईने में अपने आप को देख रही होगी तो उसे एक विफल चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा। इन लोगों को तो बड़ी अपनी रणनीतिक कुशलता, बहुत ही इन सब 30 मार खाई पे बड़ा गुमान था। अब क्या हुआ इनका? संघ तो वैसे मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है, जबकि एक एक पूरी शिक्षा व्यवस्था की एक एक कल उसके हाथ में है, वही चलाता है। जिस चीज को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में शिक्षा माफिया कहा है, शिक्षा माफिया क्या है? क्या वो संघ के प्रचारकों की मर्जी बिना चल सकता है शिक्षा माफिया? आप आनंद जी, आप बताइएगा कि क्या शिक्षा माफिया संघ के अलावा भी कुछ है? संघ का ही एक हिस्सा है वो शिक्षा माफिया। और उसके जरिए ये लोग, अच्छा, हम लोग कभी इस बात पे नहीं सोचते हैं कि पर्चा लीक से जिन लोगों को नुकसान हुआ वो तो चलिए जंतर मंतर पे पहुंच गए लड़ने के लिए, पहुंचना ही चाहिए था, लेकिन जिनको फायदा हुआ वो कहां है? उससे केवल नुकसान ही थोड़ा हुआ, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ। जितने बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ, उतने ही बड़े पैमाने पर कुछ अयोग्य और घटिया किस्म के, जलील किस्म के लोगों को फायदा हुआ। वो लोग कौन है? उसका पता कौन लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वो यही लोग हैं
इन्हीं की पर्चियों से, इन्हीं के लिए पेपर लीक कराए गए, इन्हीं के लिए सब कुछ हुआ। ये धीरे धीरे करके इन तमाम पहलुओं पर हम सब लोगों की निगाह जाएगी। बहुत सी बातें हैं जो हम लोग आंदोलन के आवेग में एक साथ सब चीजों को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, जो है नुकसान हुआ वो तो छात्र युवा दिखाई पड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको असाधारण सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन फायदा हुआ वो लोग घर में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि जो मारपीट करने वाले चेहरे हैं उन्हीं के परिवारों के वो हों, ये भी तो है ना, उन्हीं के परिवारों के हों। तो ये एक बड़ी भारी बात है जो मैं जो आनंद जी ने कहा है उसमें सारी बात अपने एक फुटनोट के तौर पे जोड़ रहा हूं। तो आनंद जी ने मूल बात कह दी है, उसके फुटनोट के तौर पे इसको देखा जाए, है कि नहीं। और राहुल गांधी अगर आगे बढ़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा चलाने के लिए कोई रणनीति बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो वो सब हम लोगों के लिए देखने वाली बात होगी। कल संसद में वो कानून का विधेयक लाया जाएगा, उस विधेयक पे होने वाली चर्चा शायद इस देश के नौजवान सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में सुनेंगे। सब उत्सुकता से कान लगा के सुनेंगे कौन क्या बोलता है। वो एक सुनहरा मौका है। राहुल गांधी को चाहिए कि वो इस पूरे जो व्यवस्था को नष्ट कर दिया है इन लोगों ने। वैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से उसको कैप्चर करके विकृत किया है, राहुल गांधी चाहिए कि इन लोगों को फोड़ दें एकदम, और अच्छे से अच्छे वक्ताओं को पेश किया जाए नंबर एक के बाद एक के बाद एक के बाद वहां पर विपक्ष की तरफ से एकताबद्ध होकर लड़ा जाए। राहुल गांधी ने कहा भी है कि विपक्ष एकताबद्ध होकर हम लोग इस बात को उठाएं, इस पर मुकाबला करेंगे। तो अभी कल से अभी मोदी संघ और भाजपा तिकड़ी के बुरे दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। जंतर मंतर से आंदोलन हट गया है, अब वो संसद में हो रहा है, संसद में होगा। संसद में होने के बाद फिर कोई नया जंतर मंतर बनेगा। ये सिलसिला तो चलता रहेगा और उस वक्त तक चलता रहेगा जब इन लोगों से जब तक इन लोगों की वजह से भारतीय लोकतंत्र मुक्त नहीं होता। आनंद सर, अगर हम आंदोलन की सफलता को देखें तो उसमें बहुत कुछ खुश होने वाली चीजें तो हैं ही, लेकिन मैं ये भी याद करता हूँ कि हमारे चैनल पर भी और कई अन्य चैनलों पर भी आंदोलन के नेतृत्व को लेकर हमेशा से ही एक संदेह रहा कि पता नहीं ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। आज जब एक तरह की सफलता उनको मिल गई है, क्योंकि एक मुख्य मांग उन्होंने रखी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो पीछे मुड़कर अगर आप आंदोलन का इसका विश्लेषण करते हैं तो क्या आप पाते हैं कि थोड़ी जाति भी रही इसके नेतृत्व करने वाले लोगों के प्रति हम लोगों के द्वारा, या सब कुछ विश्लेषण सही था? नहीं, पहले तो मैं एक और अभय भाई उसको कर दूं, क्योंकि अगर एक यंग पत्रकार ने अच्छी रिपोर्ट की, संध्या द्विवेदी नाम था उस यंग लेडी का, और वो एक्नॉलेज करना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जब लोगों को मतलब ये मुश्किल काम होता है, तो वी मस्ट एक्नॉलेज। रिपोर्ट है उसकी संवाददाता का नाम बता रहे हैं, नाम भूल गया था उस वक्त। नहीं, और इसलिए शायद जब हम लोग से इस तरह की बात कोई हो तो उसको भी प्रमोट करना शायद हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है। अच्छी रिपोर्ट है। और एक चीज और रेखांकित करती है, ये जो संघ वाले हैं ना, आरएसएस वाले, तार्किक मॉरलिटी, जब चोरी होती तब मुंह सिल के बैठ जाते हैं। जब चोरी हुई, डाका पड़ा, तब मुंह सिल गए। जब बच्चे पीटे गए तो कोई नहीं बोल रहा था। ये सब वही अंधे हैं। ये सब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये सब चुपचाप बैठे हुए थे। सब भागी हैं इस पाप के। मोहन भागवत का मुंह पे क्या दही जम गई थी कि मुंह में कुछ ऐसा हो गया था कि बोल नहीं पा रहे थे, हाथ से लिख के बात कर देते। ये देखिए, ये आरएसएस की बिल्कुल कलई खुल गई है कि ये किस तरह के लोगों का, ये मैं बार बार कहता हूं, ये गिरोह है। इस गिरोह की कलई खुल गई है। अब मैं जरा बात जो आप जो लार्जर कह रहे हैं, एक दो चीजें और इसमें लेकिन समझना जरूरी है। मैं इसको एक बहुत शुभ जेनजी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सब लोगों जो इसमें थोड़ा कभी हताश होते थे, कभी होता था होगा कि नहीं होगा, उसको जेनजी ने रास्ता दिखाया, उसको हिम्मत दी। आज अगर मैं उत्साहित हूं, मन में स्फूर्ति है, तो उसके लिए ये बच्चे जिम्मेदार हैं। लगता है कि नहीं, इन बच्चों के हाथ में अगर है, और बिल्कुल ठीक उन्होंने अपनी बात मनवाई। मैं एक चीज अभय भाई एक तरफ और जरा करूं, और डॉक्टर कमल, मैं थोड़ा विषय से इसलिए विषयांतर कर रहा हूं कि वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, नजर से निकल जाती हैं। एक तो फिर से एस्टैब्लिश हो गया कि इस देश का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है, वो उखड़ नहीं सकता है, और इस देश में गांधी पूरी तरह से जिंदा है।
लाख उसको गोडसे के द्वारा या आरएसएस के द्वारा मारने की कोशिश की जाए, गांधी तो गांधी है, वो बार बार वो जिंदा होंगे और मजबूती से जिंदा होंगे। अब मैं अबे भाई एक और चीज आपने अगर देखी, उत्तर प्रदेश का जब 2024 का चुनाव हुआ था तो वहां गुडविल राहुल गांधी की थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो संगठन वाला मामला था वो अखिलेश यादव का, मैं क्रिटिक होने के बाद भी कह रहा हूं, अखिलेश यादव का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और अखिलेश यादव का संगठन क्षमता, और खास करके एक इंसिडेंट जिसको आज की तारीख में बहुत शायद इतिहास में दर्ज ना हो, जब अमित शाह ने जून के में जब वो काउंटिंग हो रही थी मई में, तो उस समय अमित शाह ने जो एक स्टेटमेंट कहा था, 75 जयराम रमेश का आया था कि 150 डीएम से डायरेक्टली बात की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीएम भी थे। तो राहुल गांधी, तब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे जिला अध्यक्षों से स्वयं बात करके कि मुझे वहां पे काउंटिंग स्टेशन पे 10-10 हजार लोग चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के का कैंडिडेट हो चाहे समाजवादी पार्टी का। और बलिया के वो जो सुधाकर पांडे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुधाकर पांडे, ये पांडे जी हैं लेकिन सुधाकर ही नाम है, एमपी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर कल यहां बेईमानी करने की हिम्मत की तो या तो मेरी लाश जाएगी या तुम्हारी लाश जाएगी, बेईमानी नहीं कर सकते हो। वो इतना दबाव बना दिया था कि उत्तर प्रदेश में बेईमानी तो हुई, लेकिन वो उसका जो वो थी वो थोड़ा डिग्री कम हो गया। यहां पे भी एक चीज इसलिए मैं वो कर दूं अंडर राइट, वो फिर बाद में नहीं लिखी जाएगी। अगर आप देखें तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एज अ पार्टी जंतर मंतर में सबसे ज्यादा एक्टिव थी, उसके एमपी सबसे ज्यादा जा रहे थे, वो सब लोग ज्यादा जा रहे थे। अखिलेश यादव भी, हम लोग को हरदम लगता है वो जो भी हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी की छाया के रूप में थे, वो पीएम रेजिडेंस में हो या वहां हो, जिस तरह से उन्होंने सरकार को घेर रहे थे, ये एक तारतम्य बना। और ये भी मैं बता दूं, क्योंकि उसमें संध्या द्विवेदी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है हरदम, कि ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि संगठन के रूप में वो आरजेडी का संगठन नहीं है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ठीक संगठन है। मैं खुद जहां बैठा हूं, मैंने अपने चैनल पे भी बनाया, मेरे पास वो पोस्टर आया था 23 तारीख का शायद है, अगर मैं गलत, 23 तारीख को समाजवादी पार्टी नाम नहीं दिया गया था, लेकिन वही सारे लोग थे, उन लोगों ने पोस्टर भेजा, मैंने भी पोस्टर अपने यहाँ लगाया कि चलो दिल्ली यहाँ के परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक का मार्च था, उसमें एक भी समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं था, लेकिन लाल टोपी, और वो इतना तो पता है ना कि अगर वहां 3,000 लोग हैं, उसमें से 2,500 समाजवादी पार्टी के हैं, तो स्पष्ट था कि वो, तो इसमें भी एक बड़ा मनोवैज्ञानिक वो था। और इस समय जरूरी है कि 2027 इलेक्शन से पहले अगर ये एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, और खास करके जो संगठन के रूप में समाजवादी पार्टी बेहतर है, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है। इस पे किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं दर्ज हो जाना चाहिए कि इस पे कहीं पे भी अगर राहुल गांधी का नेतृत्व, राहुल गांधी की क्षमता, राहुल गांधी का कमिटमेंट था, तो उत्तर प्रदेश में भी एक संगठन के रूप में समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन काम किया था। अब जरा हम लोग आ जाएं एक और बात पे, जो आपने शुरुआत में कही थी। देखिए, हर एक आदमी का एक रोल होता है। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो फास्ट बॉलर 10-20 ओवर करके फिर चला जाता है, आप उसी से अगर बॉल खरवाते रहे तो इतनी पिटाई होगी उसकी, इतनी पिटाई होगी कि रन ही रन बनेंगे, कोई विकेट नहीं होगा। तो वांगचुक साहब फास्ट बॉलर थे, उन्होंने आए, इनिंग की शुरुआत की, और उसके बाद उनका रोल खत्म हो गया था। तो बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह, क्रिकेट मैच की तरह वांगचुक साहब एक समय के बाद चले गए, और वो सबके सामने स्पष्ट हो गया कि वो क्यों गए, कैसे गए, क्या गए, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। और ठीक भी, मैं उनकी प्राथमिकता से वो नहीं हूं, लद्दाख किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा प्रश्न हम सब लोग प्रश्न चिन्ह कर रहे थे, वो हम सब लोगों का मन में जो शंका थी वो अंत में सत्य सिद्ध हुई कि बिल्कुल आपको शंका करना चाहिए था ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से अब उन्होंने वहां पे नड्डा जी के हाथ से सूप पी के वो हो गए, और शायद युग पुरुष बनते बनते रह गए होते। यहाँ पे अगर वो इस आंदोलन के बाद किए होते तो इतिहास में कहीं ना कहीं उनको, हम फिर से मैं कह रहा हूं, उनको जेपी के बराबर लोग दर्ज कहीं ना कहीं स्थान दे देते। जेपी के से ऊपर तो नहीं, लेकिन जेपी के बराबर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ये माना जाता है कि सोनम वांगचुक की मॉरल स्ट्रेंथ ने काम किया, लेकिन वो हो गया। दीपके जी की जो बात है, दीपके एक अच्छी नीयत के साथ आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार ने उनको जरूर जिस तरह से छूट दी थी, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि एक ऑल्टरनेटिव अगर ये बन जाएगा विद इन दी विपक्ष में तो उनको आसानी होगी।
लेकिन एक चीज जान लीजिए कमल जी, आप तो पूरे टाइम दिल्ली रह रहे हैं, जितना प्रेशर उन छात्रों का था, आपको लगता है कि वहां किसी की हिम्मत थी कि वहां से आके कहता कि नहीं नहीं, बिना उनके हम लोग ये आंदोलन वापस कर रहे हैं? ये संभव ही नहीं था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये आप सारे नाम ले, ये सारे लोग भी आके अगर कहते ना कि बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बिना हम लोग वापस ले रहे हैं और हम लोग एक बड़ा आंदोलन करें, इन लोगों को भगा दिया जाता। मैं बाकी खराब शब्द नहीं यूज कर रहा हूं इनके साथ क्या होता। ये तो पूरी तरह से ये खदेड़ लिए जाते, सब हाँ, खदेड़ दिए जाते, सब खदेड़ खदेड़ दिए दिए जाते। और ये दिप्के जिस तरह पटना में बीजेपी का विधायक खदेड़ा गया है ना, उसी तरह ये भी खदेड़े जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये देखा है सब खुदे हुए अपनी हाँ, आंखों से। ये स्वीकार ही नहीं था कि इसमें एनीथिंग लेस देन दैट। और मुझे एक चीज लगता है कि जिस दिन इस देश में जेनजी को फिर समझ में आ गया कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और दिप्के के लिए एक बड़ा जगह है अपना स्थान बनाने की। अगर दिप्के सेकेंड राउंड में अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कराने के में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद एक कोई ऐसा व्यक्ति फिर से देश की राजनीति में आएगा जिसके ऊपर लोगों का थोड़ा भरोसा हो। अब ये दिप्के को तय करना है कि उनको उस भरोसे को कायम रख के एक बड़े चीज को लीड करना है, या उनको किसी पार्टी का टिकट लेके। उसमें केवल एक समस्या है आनंद जी, कमल, दोनों से मैं कह रहा हूं, समस्या है आप जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसके नेताओं की जो गतिशीलता है उसको आप देखिए, मतलब उनका मूवमेंट करने का तरीका क्या है। वो अक्सर दो घोड़ों की सवारी करने की इच्छा उनमें दिखाई पड़ती है, कर नहीं पाते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि अभी उनका संस्थानीकरण नहीं हुआ है, पार्टी वगैरह ठीक से बनी नहीं है। वो तो सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, मतलब जो सिविल सोसाइटी के अंग के तौर पे है। ये दो घोड़े, अभी सौरभ दास जी उनके जो प्रवक्ता हैं, जो लीगल मामलों पर, कानूनी मामलों पर लेखन वगैरह करते हैं, वो तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों को दबादब इंटरव्यू दे रहे हैं। आप उन इंटरव्यूज को सुनिए तो उसमें भी आपको ये बात लगेगी। मतलब ये बात हमेशा रहती है, इसलिए जब तक वो ये समस्या, देखिए भारतीय जनता पार्टी के इस निजाम का मुकाबला वो पार्टियां और वो नेता नहीं कर सकते जो हमेशा सत्ता का अंग बने रहने के लिए भाजपा के साथ पीठ पीछे बातचीत करते रहते हैं। ऐसे विपक्ष में बहुत से नेता, बहुत सी पार्टियां हैं, वो एनडीए में आते जाते रहते हैं। ये काम उन लोगों के जरिए नहीं हो सकता। ये तो जनता का दबाव था, ऐसा आनंद जी ने कहा, कि वो नहीं कर पाए ऐसा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस तरह के तमाम तत्व थे जो इस तरह की बात कर रहे थे। अब जैसे कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, वो भी काफी सनातन का भजन करती रहती हैं। तो ये सब बहुत सारे इस तरह के उसमें तत्व थे उसके अंदर, जो अगर जरा भी दबाव कम होता या उनको मौका मिलता जो है, तो वो पत्नी वो जो सोनम ने जो भाषा बोली है कि आप विचार कर लीजिए इस्तीफे के ऊपर, इस तरह की भाषा बोल के पतली गली से वो भी निकलने की कोशिश करते। क्योंकि हमेशा ही कमल होता ही है कि आंदोलन जब एक शिखर पर पहुंच जाता है तो आंदोलन के नेता उसको कैसे बुद्धिमानी से खत्म किया जाए ताकि उसकी उपलब्धियां सुरक्षित रहें और नया आंदोलन चलाने के लिए संभावना बनी रहे, इसके बारे में सोचने लगते हैं हमेशा। वो नेता जो आंदोलन को कहते हैं हम हमेशा चलाते रहेंगे, उनकी दुर्गति मेधा पाटकर जैसी होती है। मेधा पाटकर के ऊपर किताब लिखवाई है मैंने, अरुण त्रिपाठी की किताब लिखी थी, उसमें उस क्षण का वर्णन है जब मेधा पाटकर चाहती तो एक समझौता करके बांध के ऊपर आंदोलन समाप्त कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो उस समझौते को उन्होंने खारिज कर दिया और वो आंदोलन चलाते रहेंगे हम उसमें। तो वो हमेशा गड़बड़ होती है। उसके बाद आप देखिए, आप अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। मैं डॉक्टर कमल, आज मैं आप दोनों लोगों से मैं भी सोशल मीडिया एक तरह से पूरी तरह से मैं उस पर भी एक थोड़ी एक टिप्पणी चाहूंगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कभी कभी लगता था लोग जिस तरह के, लेकिन सोशल मीडिया हैज अराइव्ड, और मैं उस पर एक आप लोगों का समझना चाह रहा हूँ, अपने को क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी है, और अगर एक जिम्मेदारी मिली है तो उसको हम लोग कैसे करें, जरा इस पे भी एक अगर आप लोग कुछ बता सकें। इसमें केवल एक चीज मैं कहूंगा, सोशल मीडिया, आपकी बात बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया हैज अराइव्ड इस वक्त, और सोशल मीडिया 2024 के चुनाव में ही आ गया था। ये भाजपा ने भी इस बात को मान लिया था, सोशल मीडिया आज आ गया था। सोशल मीडिया के साथ समस्या यह है कि वो ओपिनियन वाला मीडिया है, उसमें वहां गर्मा गर्म राय परोसी जाती है। उस राय को
अधिकतर ये होता है कि उस राय को पुष्ट करने वाले तथ्यों और रिसर्च के पहलू, रिपोर्टिंग के पहलू, ये सब पहलू बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर। वो सोशल मीडिया में तब आएगा जब सोशल मीडिया का एक बिजनेस मॉडल बनेगा, एक ढांचा सोशल मीडिया का बनेगा, उसमें लोगों के लिए तनख्वाहों की व्यवस्था होगी, स्टाफ की व्यवस्था होगी। फिर उसको कैसे हम इस मीडिया जैसा होने से बचा पाएंगे, ये भी एक चुनौती है। अभी चूंकि छोटा है, कम पूंजी है, कैपिटल इंटेंसिव गेम नहीं है ये, इसलिए केवल ओपिनियन पे आधारित है। हमारे दिमाग में विचार आया, हमने आपके साथ बातचीत करते बता दिया, हमारे लोगों ने पसंद कर लिया उसको, है हमारे। तो वो ये भी एक कुछ समस्याएं हैं सोशल मीडिया के साथ। ठीक है, आगे बोलिए डॉक्टर कमल। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे कुछ युवा लोग जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, न्यूज पिंच का मैं जिक्र करूंगा, और कुछ और लोग भी थे, तो वो एक मॉडल है कि आप जाकर जमीनी स्तर पर ऐसे जो मीडिया के चैनल्स है, जैसे नई परख हो या पब्लिक इंडिया हो या और भी, वो और ऐसे अपने संवाददाताओं को भी रखे जो खबरों को भी लाकर दे पाए, तो विश्लेषण से आगे थोड़ी खबरें और उस पर लोगों से संवाद हो, जिससे एक जो ऑथेंटिक तरीके से न्यूज है वो और भी लोगों तक पहुंचे। कुछ चैनल्स ऐसे कोशिश करते हैं, पर मुझे लगता है कि वो भी और जगह से खबरें लाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। कमल, इसमें एक छोटी समस्या है। अभी तक सोशल मीडिया जिस तरह चला है, तो उसका जो उपभोक्ता वर्ग है वो केवल ओपिनियन ही चाहता है। जैसे ही आपने उसको खबरें देनी शुरू की, वो बोर हो जाएगा, वो हट जाएगा आपसे। और ओपिनियन ग्रहण करने की क्षमता उसकी उस वक्त बढ़ती है जबकि कोई बड़ी विचारोत्तेजक घटना हो रही हो। अगर घटनाएं जब नहीं होती हैं तो हम लोगों के हमारे प्रमुख बड़े बड़े चैनलों में प्लेटफॉर्म में शिकायत लोग करते रहते हैं कि आजकल वीडियो चल ही नहीं रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, उनको देख ही नहीं रहा है। जो वीडियो 5-5 लाख चलते हैं, पता लगा कि वो 20, 30, 40, 50 हजार चल रहे हैं केवल। तो ये भी क्योंकि हमारा जो उपभोक्ता वर्ग है, जो हमारा ऑडियंस है, वो ऑडियंस ओपिनियन ही चाहता है। ये भी एक उसका कारण है बहुत बड़ा कि सोशल मीडिया एकदम ओपिनियन उन्मुख ही हो गया है। जी नहीं अभय भाई, मैं डॉक्टर कमल, अगर आपकी इजाजत हो, मैं थोड़ा इस पे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो थोड़ा जैसे अभय भाई कहते हैं, बात करने से चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं। मैंने कल भी बात कही थी अभय भाई से कि आपने पिछले 40, 42, 45 साल जो पत्रकारिता में लगाए, आपने इतने लेख लिखे, इतना कुछ लिखा, लोगों तक गए, किताबें लिखी। आपने एक मान लीजिए कि 40 वर्षों में 40 लाख लोगों में आपका किताब, लेख, ये सब पढ़े होंगे अलग अलग जगहों। यहाँ पे आप एक दिन में, आप 2 दिन में आप देख रहे हैं कि 40 लाख लोगों तक आप पहुंच जा रहे हैं। तो ये अगर आप इस जिम्मेदारी को समझें और ये माने कि मेरी जिम्मेदारी, देखिए जब उस दिन मैंने और अभय जी ने बात की थी और सोनम वांगचुक साहब और दीपके जी के ऊपर हम लोगों ने शंका जाहिर की थी, हमें पता था कि ये जनरली लाइक बहुत नहीं किया जाएगा, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग था जिसको जो एक क्या उसके मन में तो शंका थी, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो जब आपने ये कहा तो ये लगा कि नहीं लोगों में ये उसका रेजोनेंस कहीं आया, उसकी प्रतिध्वनि कहीं से आने लगी कि नहीं ये सबके मन में ये विचार है। अबे भाई, जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे लगता है कि जब मैं तो एक ट्रेंड पत्रकार नहीं हूं, लेकिन जब मैं कहीं समाज में जाता हूं, लोग मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे आप जो बात कह रहे थे ना, वही मेरे मन में भी है। तो शायद हमारी और आपकी जो एक बड़ी स्ट्रेंथ है कि ओपिनियन जो हम लोग जो भी कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ यही बात है जो हम भी कहना चाह रहे थे, और वो आप उनके साथ जब एक 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 प्रतिध्वनि है उनको लगने लगती है, तो वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि अब वो हम भी जानते हैं कि किस तरह से क्या अगर व्यूज लाने हो तो क्या करना हो, लेकिन अगर आप सीरियस सोच कर रहे हैं तो लोगों को अपनी आवाज के साथ आपकी आवाज मिलते हुए दिखते हैं, ऐसा मुझे भी कहीं कहीं लग रहा है अभय भाई। अब मैं इसमें एक अनुभव बताना चाहूंगी। कई वर्ष में जो थंबनेल होता है, जो कि लोग डालते हैं यूट्यूब चैनल्स पर ताकि लोग आकर्षित हों, उससे भी कई लोगों को के मन में या तो कौतूहल जगता है जब देखते हैं, या फिर एक आशंका भी जगती है। तो मेरे पास कई लोगों के ऐसे मैसेज आए नई परख के बारे में, क्या कि नई परख छात्रों के आंदोलन के खिलाफ क्यों है। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे थंबनेल लगे थे। तो मुझे लगता है कि वो उससे भी थोड़ा सा बच के अगर हम एक संतुलित तरीके से चीजों को प्रस्तुत करें तो शायद और लोगों तक इसकी पहुंच भी असल बढ़ में सकती कमल है। जी, हम लोगों से उम्मीद ये की जाती है कि अगर कोई सरकार विरोधी आंदोलन हो रहा हो तो हम आंख बंद करके उसका समर्थन करें। छात्रों के आंदोलन का विरोध तो हम लोगों ने एक क्षण भी नहीं किया, एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं बोला। जो छात्रों का आंदोलन करने का नेतृत्व करने का दावा कर रहे थे, उसकी समीक्षा की हमने। इसके अलावा तो और कुछ किया नहीं। अगर किया हो तो आप बताइए, कोई सबूत दे इस बात का, अगर हमने छात्रों के आंदोलन का विरोध किया हो। लेकिन छात्रों के आंदोलन का जो लोग दावा कर रहे थे, हमने उनकी समीक्षा की।
हमने जो समीक्षा की उसमें कौन सा तथ्य गलत था? भाई भारतीय जनता पार्टी किन दो लोगों से बातचीत कर रही थी? वो अभिजीत दीपके से बातचीत कर रही थी और सोनम वांगचुक से बात कर रही थी। दोनों में से एक को तो उसने पटा ही लिया अंत में। ये तो इस बात का प्रमाण साबित हो गया। छोड़ दी हमने सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहा, लद्दाख के एलजी वगैरह छोड़ दी उस बात को। आखिर में ये क्या निकला? सोनम वांगचुक ने नड्डा के हाथ से ऑरेंज जूस पिया, संतरे का जूस पिया और इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग से पीछे हटे और पीछे हट के कहा कि आप इस पर विचार कर लीजिए मांग को। इसका मतलब है भाजपा ने उनसे अपने मन की बात कहलवा ली। उसके बदले में क्या उन्हें आश्वासन दिया, क्या नहीं दिया, ये हम लोगों को नहीं पता है। हालांकि मेरे पास एक कयास है, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं रखूंगा। अभिजीत दीपके का जहां तक सवाल है, वो आप देखिए ना कि वो पूरा मामला जो है उतार चढ़ाव का है। वो कभी भी सोनम वांगचुक से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। वो कभी भी सोनम वांगचुक से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। सोनम वांगचुक ने बाद में फिर से धरने में, अस्पताल से आने के बाद धरने में भी घुसने की कोशिश की। तो वो ये मामला इतना आसान नहीं है। मेरा मानना है कि राजनीतिक प्रक्रिया जटिल होती है और उस जटिल प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए हमें थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। नहीं अभय भाई, मैं एक ऐसी बातें कहने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा जो हो सकता है पहली नजर में कुछ अपने मित्रों को पसंद ना आए। नहीं अभय भाई, मैं एक और इंसिडेंट बता दूं। हमारे और आपके, मैं पिछले 35-40 वर्षों से संजय सिंह जी को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सम्मान करता हूं, मानता हूं कि देश का जब मुद्दा होता है उसमें जो 2-4 लोग बिल्कुल ईमानदारी से ठीक से खड़े रहते हैं, उसमें संजय सिंह भी हैं। लेकिन उस दिन जब संजय सिंह ने वो एक ट्वीट किया राहुल गांधी के, कि वो मिल गए हैं, हम सब लोगों ने उसको कहा कि ये समय नहीं था और ये उनसे ट्वीट लगता है कि अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में किया गया, इस तरह की बात कही गई। ये कहना पड़ेगा संजय सिंह को। अगर मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी सारी इज्जत होने के बाद, उनसे मित्रता के बाद कहीं ना कहीं लगा कि संजय सिंह ने अपनी गुडविल को दांव में लगाया और उनकी गुडविल खराब हुई। तो मैं इस तरह के, तो रोज आपके पास इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और अगर उस चैलेंजेस को आप अपनी ईमानदारी से वो कर रहे हैं तो शायद जो जिम्मेदारी हो तो कर ही रहे हैं। लेकिन आपका भी डॉक्टर कमल, मैं ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं फील्ड से जो है उसका एक, जैसे अभय भाई कह रहे हैं कि उसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा कि आप अब एक फील्ड से आपका जुड़ाव ज्यादा हो। वो देखने की बात है कैसे किया जाएगा, वो आगे इस पे बात कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और अभय जी और आनंद जी से बातचीत करेंगे देश और दुनिया की राजनीति के बारे में। अब दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।